वर्तमान समय में हिमाचल का बजट पेश हुआ और इसी दौरान दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में मुझे हिमाचल के बजट के संबंध में एक ऐसा विषय मिला जिसका ध्यान मैं छात्रों का और हिमाचल के युवाओं का जिसकी ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। अक्सर हम जब हिमाचल के कर्जे की बात करते हैं, इसके डिफ़िसिट की बात करते हैं, इसकी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं जो कर्मचारियों की पेंशनें हैं, कर्मचारियों की जो तनख्वाहें हैं, वो एक मेजर कारण है इसके घाटे का, जो कि हो सकता है एक पार्ट हो। कर्जा जो गवर्नमेंट लेती है स्कीम्स के लिए, वो भी उसका एक पार्ट होता है। परंतु एक ऐसा विषय जिस पे बहुत कम डिबेट हो रही है, जिस पे जो कि सबसे पहले डिबेट का एक इश्यू होना चाहिए, वो है हिमाचल सरकार की जो अपनी 23 कॉर्पोरेशंस हैं, जिसमें एचआरटीसी, एचपीटीडीसी, एचपी मिल्कफेड, पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, इस तरह की बहुत सी कॉर्पोरेशंस हमारे पास हैं, जिनसे हिमाचल सरकार को, जिनमें मतलब सभी को जोड़कर कई प्लस हैं, कई माइनस है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन भी है। पर इस बार हमें उनसे टोटल उनका जो लॉस है वो 5,143 करोड़ का लॉस है। और जबकि ये कॉर्पोरेशंस बनी हैं, ये एक कॉर्पोरेशन बनने का ही लक्ष्य ये था कि ये साउंड प्रिंसिपल पे विदाउट गवर्नमेंट की डे टू डे इंटरफेरेंस के बिना ये अपना काम कर सके, अपनी स्थिति को सुधार सके और हो सके तो शायद फिर कुछ बचे तो हिमाचल के स्टेट को भी रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। पर हुआ क्या है, अगर हम देखें वर्तमान में एचआरटीसी सबसे ज़्यादा कर्जे में जा रही है। उसका कर्जा लगभग 2,000 करोड़ को छू रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1,824 करोड़ का कर्जा लेकर के झेल रहा है उसकी सहायक कंपनियों के साथ, और पावर कॉर्पोरेशन को 690 करोड़ का घाटा है। ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन जो हिमाचल की है उसको 373 करोड़ का घाटा है। तो इसका मतलब बिजली विभाग की जो हालत है, बिजली में जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं, विभाग की बात ना करें, जो बोर्ड और कॉर्पोरेशंस हैं, उनकी स्थिति बहुत टाइट है, वो कर्जे में जा रही हैं। और तो छोड़िए, हिमाचल का जो मेन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एक विभाग है, क्षेत्र है, टूरिज़्म, उसमें भी एचपीडीडीसी जो है 127 करोड़ का घाटा लेकर बैठी है। और एचपी मिल्कफेड जो है, जिसमें कि जो कि अभी तक हिमाचल के ही लोगों की मिल्क की डिमांड को पूरा करने में असक्षम रहा है, वो भी 17 करोड़ के घाटे के साथ इसमें आया है। और इसके संदर्भ में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हिमाचल सरकार की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, या स्टैटिस्टिकल विभाग से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न इसमें ये बनता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में, हिमाचल में अगर हम देखें कि एचआरटीसी सरकारी प्रतिनिधित्व में आकर के कई सामाजिक कंट्रीब्यूशन के काम कर रही है, इसका कोई डाउट नहीं है। कॉलेजों में बच्चों के पास बनते हैं, दिव्यांगों के पास बनते हैं, बीमारों के पास बनते हैं, महिलाओं के लिए ट्रैवल में छूट है। तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, नो डाउट। पर कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट एचआरटीसी की प्रॉफिटेबिलिटी पे तो पड़ता ही है, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। उसके पश्चात निरंतर जो नई नई सरकारें जो आती हैं, तो वो नए नए डिपुओं की व्यवस्था करती जा रही हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने में हेल्प करता है। परंतु उससे भी बसों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। उसके साथ जो बसों के फ्लीट है पुराने, उनके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है। फिर नई जो बसें ली जाती है, वो कितने इकोनॉमिकल और कितने एफिशिएंसी को देख के ली जाती है, वो भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि अक्सर ये फैसले जो जो गवर्नमेंट होती है वो खुद लेती है, और क्या वो फैसले एक्सपर्ट्स के सही ओपिनियन से लिए जाते हैं, या उसमें भी कुछ पर्सनल गेन की या कुछ कलेक्टिव गेन की संभावनाएं रह जाती है, वो भी एक सर्च का विषय है। क्या जो बसें जेएनआरएम के तहत या दूसरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू आती है, जो आजकल अब हम इलेक्ट्रिकल बसों को ले जा रहे हैं, क्या उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को मेजर किया जाता है? जो बस हमने परचेज़ की उसकी कीमत निकली या नहीं निकली? और हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट बसें अपना टैक्स देने के बावजूद प्रॉफिट में चलती हैं, और गवर्नमेंट बसें बहुत ज़्यादा
हिट करती है, क्योंकि टैक्स उनके ऊपर नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी एचआरटीसी जो है वो घाटे में जा रही है। और इसी तरह से जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, जो अभी हाल ही में तनख्वाह देने में कुछ दिन के लिए विफल हो गया था, उसको जो फ्री की बिजली की जो स्कीम हमारी लॉन्च हो चुकी है, पहले जयराम सरकार में हुई और अब सुक्खू सरकार का अपना वादा है, वो तो अभी वक्त बताएगा। तो और ये सब जो एक फ्री की पॉलिटिक्स जो हिमाचल में आई, जिसमें इनडायरेक्टली केजरीवाल जी का भी योगदान है, उनका दिल्ली में जो करिश्मा उन्होंने किया पंजाब में, उसका इम्पैक्ट हिमाचल में पड़ा। डिस्पाइट हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति पहले से अच्छी नहीं थी, हमारे नेताओं ने लोक लुभावने वादे किए और ये मुफ्त की बिजली का व्यवस्था की, जो कि शॉर्ट टर्म में हमें लाभ दे रही है, पर लॉन्ग टर्म में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान देगी और एचपीसी बोर्ड के कर्मचारियों को तो बर्बाद करेगी करेगी, पर स्टेट की इकोनॉमी भी ख़राब करेगी और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ को भी ख़राब करेगी। और पावर कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में क्या समस्या, ये भी एक चिंतन का विषय है मैनेजमेंट का। क्या इसको जो लीड कर रही है लीडरशिप, वो एबल है इसके? क्या वो इसकी उसके एम क्या है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के? ये गवर्नमेंट को चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो हिमाचल के आत्मनिर्भर बनने का जो सपना वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने रखा है, उसको प्राप्त करना और मुश्किल होता जाएगा। उसकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, इसके सुधार से। उसके अतिरिक्त जो टूरिज़्म विभाग है जो हमारा, जो कि बेसिकली टूरिज़्म सेक्टर इतना आगे है, पर उसके बावजूद प्राइम प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट एचपीटीडीसी 127 करोड़ के घाटे में है। ये भी बड़े चिंतन का विषय है। कारण क्या है इसका? हालांकि गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, इसका रेंट बढ़ाया गया है, रेस्ट हाउस वगैरह का, कुछ और विनिवेश का कोशिश है, पर क्या हम इसमें टर्न अराउंड कर पाएगा हिमाचल या नहीं, ये भी एक चिंतन का विषय है। और इसके अतिरिक्त मिल्क फेड एक फेलियर हमारा, जो कि हिमाचल की ही मिल्क की डिमांड को पूरा करने में असफल है और पंजाब के वेरका बेटा मदर डेयरी यहाँ आकर के हमारी डिमांडें पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा मिल्क फेड घाटे में जा रहा है। और अभी वर्तमान में सरकार जो है मिल्क की परचेज को एक मिनिमम प्राइस अश्योर करने की बात कर रही है। क्या उसको भी सरकार झेल पाएगी? उस एवं मार्केट प्राइस को गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट फेस कर पाएगी या न कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा, पर प्रयास उस तरफ भी हो रहा है। तो सारांश ये है कि ना केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ना केवल गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग, बल्कि जो कॉरपोरेशंस भी गवर्नमेंट के पास हैं, बैंक्स है गवर्नमेंट के पास, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। कारण है उन पे ये जो मैनेजमेंट है, वो हर बार जो पार्टी सत्ता में आती है उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके प्रतिनिधियों के हाथ में आती है, और वो एक बीइंग अ पॉलिटिशियन के रूप में उसको गवर्न करते हैं, जो कि एट टाइम पब्लिक के लिए लोक लुभावनी व्यवस्था करने की कोशिश कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में उस संस्था के सस्टेनेबिलिटी, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉस्पेरिटी को की जड़ों को उखाड़ देते हैं। तो वक्त आ गया है आज इन इंस्टीट्यूशंस की जो गवर्नेंस है वो साउंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे हो, अन्यथा हिमाचल के आत्मनिर्भर बनना बड़ा मुश्किल है। और इस अमर और दैनिक दिव्य हिमाचल के में जो एडिटोरियल है वो ये बता रहा है हमें, वो तो ये कह रहे हैं कि शायद वक्त आ गया भारत में कानून में एक आर्थिक रिफॉर्म हुए थे, तो शायद इन कॉरपोरेशन से ही हमें भी विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जो घाटा इसमें हो रहा है उससे बाहर हम निकल सकें। हालांकि ये बोलना आसान है और करना काफ़ी टफ है। तो क्या गवर्नमेंट इसको करेगी? पॉलिटिकल इकोनॉमी के इस चैलेंज जो सामने आ रहा है, विनिवेश के माध्यम से, लिबरलाइजेशन के माध्यम से, या जॉइंट मैनेजमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी, या और क्या इसमें व्यवस्था की जा सकती है? ये एक चिंतन का विषय है। पर अक्सर जब हम हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो इन कॉरपोरेशंस के महत्व को हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए इनकी जो गवर्नेंस है वो साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के लेवल पर उतनी सक्षम नहीं हो पाई है, और कारण है पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये जाती है, ना कि साउंड मैनेजमेंट के बेसिस पे ये काम करती है। कई विद्वानों का ऐसा मानना है। धन्यवाद।